हाँ सर, नमस्कार साथियों। मैं शिवजी राम बलोदा एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेवाड़ के इतिहास में जो हमारी सीरीज चल रही है मेवाड़ का इतिहास। तो इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री रावल रतन सिंह जी के बारे में। तो इस भाग में आपको रावल रतन सिंह जी के साथ साथ पद्मनी जी के बारे में भी कहानी मिलेगी और रावल रतन सिंह और जो पद्मनी जी का जो प्रसंग है उसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, ये सभी घटनाएं आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रावल रतन सिंह के बारे में शुरू करने से पहले हम इनके पिताजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये प्रयास बहुत बहुत पसंद आएगा। हाँ, अपन ने जो पहले पढ़ा था वो तेज सिंह के बारे में हम पढ़ चुके थे और तेज सिंह से आगे आज हम पढ़ेंगे समर सिंह के बारे में। तो देखो, ये तेज सिंह जी के पुत्र थे समर सिंह जी, और जो रावल रतन सिंह आज हम पढ़ेंगे उनके पिताजी हैं ये। तो समर सिंह का कार्यकाल था 1273 से लेकर 1302 ईस्वी तक। इनकी कुछ उपलब्धियों की बात करें तो इनकी पहली उपलब्धि, इन्होंने तुर्कों को गुजरात से भगा दिया था। यानी जो तुर्क आक्रमणकारी थे वो गुजरात वासियों को परेशान कर रहे थे, तो इन्होंने गुजरात से उनको भगा दिया और गुजरात के लोगों का उद्धार किया। तो ये एक महत्वपूर्ण है गुजरात विजय समर सिंह के लिए। दूसरा, ये धर्म मर्मज्ञ हैं, यानी धर्म की बहुत अच्छी मीमांसा ये अपने मनोमस्तिष्क में रखते थे, ऐसा चीरवा अभिलेख कहता है। तो चीरवा अभिलेख समर सिंह को धर्म मर्मज्ञ कहता है। हाँ, जैन विद्वान थे अमित सिंह सूरी जी। तो अमित सिंह सूरी के प्रभाव में आकर, इनसे प्रभावित थे और प्रभाव में आकर समर सिंह जी ने अपने राज्य में जीव हिंसा बंद करवा दी। यानी कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा। तो जीव हिंसा बंद करवाने वाले शासक हैं रावल समर सिंह। इसके बाद में बात करें इनके दरबार की, तो इनके दरबार में सबसे पहले कौन कौन से विद्वान रहते थे। तो विद्वानों में रत्न प्रभु सूरी, एक अमित सिंह सूरी की बात हमने बताई दी, रत्न प्रभु सूरी और पार्श्व चंद्र, ये दोनों बहुत विद्वान थे और ये इनके दरबार में रहते थे, ये इनके दरबारी थे। बात करें इनके समय के प्रमुख शिल्पियों की, तो प्रमुख शिल्पी थे पदम सिंह, केल सिंह, केलण और करम सिंह, ये प्रमुख शिल्पी थे। हाँ, ये तो थी रावल समर सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम बात करेंगे समर सिंह के पुत्रों को लेकर। देखो, समर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था कुंभकर्ण, और इन कुंभकर्ण ने यहाँ से चित्तौड़ से सीधा कहाँ गए, नेपाल में, और नेपाल में इन्होंने शाही वंश की नींव डाली और जिसने बाद में नेपाल पर शासन किया, यानी शाही डायनेस्टी ऑफ नेपाल। तो इसके संस्थापक है कुंभकर्ण जो समर सिंह के पुत्र हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रतन सिंह के भाई। दूसरे पुत्र थे रतन सिंह, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से, और इनका कार्यकाल था 1302 से 1303 ईस्वी, यानी मात्र लगभग 1.5-2 साल का कार्यकाल। और इस रतन सिंह जी के बारे में ही हम आज हमारे अध्ययन का प्रमुख केंद्र यही रहेंगे। तो देखो, एक तो ये कुंभकर्ण वाली बात ध्यान रखना, और एक समर सिंह ने जीव हिंसा बंद करवा दी थी, ये बात ध्यान रखना। तो अब शुरू करने जा रहे हैं आज के अध्ययन का प्रमुख भाग। सॉरी, कैमरा हिल गया, एक मिनट। आज के अध्ययन का प्रमुख भाग जिसका नाम है श्री रावल रतन सिंह। पिता का नाम आपको बताया जा चुका है। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है समर सिंह। तो अब हम श्री रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिख रहा है? बात करें इनके कार्यकाल की तो 1302 से 1303 एडी। देखो, क्रमबद्धता से पढ़ेंगे। वैसे पेज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको मेरी कलम के साथ साथ चलना है बस, और ध्यान से सुनते रहना है। रावल रतन सिंह के समय की सबसे प्रमुख घटना है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे और लगभग भारत के काफ़ी बड़े भूभाग पर इनका शासन था। महत्वाकांक्षी थे।
तो इस आक्रमण के कारणों की बात करेंगे पहले कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण इसके समय की सबसे प्रमुख घटना है रतन सिंह जी के समय की। तो इनका आक्रमण क्यों हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण क्यों हुआ? तो देखो कारण कई हैं। बात करें सबसे प्रमुख कारण की, तो सबसे प्रमुख कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। दरअसल यूं था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, ठीक है, और उसकी सोच थी कि मैं पूरी दुनिया को जीतूं सिकंदर की तरह। लेकिन उसके जो सलाहकार थे उन्होंने उनको ये राय दी कि सबसे पहले आप भारत को तो जीतें। तो इसलिए भारत को जीतने के क्रम में, यानी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहलाने के क्रम में, उसने जगह जगह अटैक किए और इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए उसने गुजरात को, मालवा को, रणथंभौर को, इन भूभागों को जीत लिया था। तो अब उसका हौसला बढ़ गया था और वो कभी नहीं चाहता था कि चित्तौड़ जैसा किला अभेद्य रहे, अविजित रहे। तो सीधी सी बात है, उसकी साम्राज्यवादी नीति के तहत ये आक्रमण हुआ और यही प्रमुख कारण है। देखो आप और किसी भी कारण में ना जाएं, ठीक है, और सब अड़ंगे हैं, तुक्के लगाए गए हैं, इतिहासकारों ने भी लगाए हैं, कई कवियों ने भी कल्पनाएं करके मजे ले लिए। तो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर और इसकी खिल्ली उड़ाई गई। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि बिल्कुल सत्य बातें हम इस जो नोट्स हम लेकर आ रहे हैं इनमें उकेरे हम, और आज के अध्ययन का यही प्रमुख बिंदु है। दूसरा प्रमुख कारण था चित्तौड़गढ़ की व्यापारिक महत्ता। दरअसल साथियों, उस समय चित्तौड़गढ़ में आहड़ और चित्तौड़ और नागदा ये व्यापार के बड़े केंद्र थे और यहाँ से जो सिंध की तरफ, गुजरात की तरफ, मालवा की तरफ, एमपी की तरफ जो रास्ते जाते थे वो यहीं से होकर गुजरते थे। तो ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। कौन? चित्तौड़गढ़। तो इसको जीतना तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए अप्रियारी हो गया था, महत्वपूर्ण हो गया था। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा एक कारण जिसके ऊपर मूवीज भी बना चुके हैं, संजय लीला बंसाली खुद 2018 में इनके ऊपर मूवी बनाए थे पद्मावत नाम से। तो तीसरा कारण बताया गया है इतिहासकारों ने, पद्मिनी को प्राप्त करना। यानी इन तीन कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया। तो पद्मिनी को प्राप्त करना, तो इस कारण को थोड़ा सा देखेंगे पहले। दरअसल पद्मिनी को प्राप्त करना, इस कहानी का स्रोत है पद्मावत। यानी पद्मावत नामक ग्रंथ में ये कहानी लिखी हुई है। ये 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी और ये कार्यकाल था उस समय भारत में शेरशाह सूरी का, ठीक है। तो उस कार्यकाल में लिखी हुई कहानी है ये पद्मावत। ये कहानी क्या है देखते हैं। कहानी धीरे धीरे चलेगी, आप ध्यान से सुनना और देखते भी रहना। सिंगल द्वीप यानी आज का श्रीलंका, ठीक है, वहां पर उस समय राजा गंधर्व सेन शासन कर रहे थे, ठीक है। गंधर्व सेन की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी, ठीक है। पद्मिनी के पास एक पालतू तोता था जो बोलता भी था और उस तोते का नाम था हीरामन, ठीक है। ये तोता दिख रहा है। तो ये हीरामन तोता था पद्मिनी के पास, जो राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी श्रीलंका में, ठीक है। होता यूँ है कि एक दिन ये तोता यहाँ से उड़ जाता है और इसको एक व्याध ने पकड़ लिया। यानी एक व्याध इसको पकड़ लेते हैं और व्याध क्या करते हैं, ब्राह्मण को बेच देते हैं। और ब्राह्मण भी ज़्यादा दिनों तक इस तोते को नहीं रख पाता और रावल रतन सिंह को बेच देता है, ठीक है। रतन सिंह जो चित्तौड़गढ़ के महाराजा हैं उनको बेच देता है। होता यूँ है कि पद्मिनी की सुंदरता तोते के मुंह से ये सुनते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये तोता बोलता था। तो इस तोते ने पद्मिनी के बारे में रतन सिंह को बताया। इस बात से रतन सिंह व्याकुल हो उठे। पद्मिनी को पाने की चाह इनके दिलो दिमाग में बैठी और ये कहाँ चले गए, श्रीलंका चले गए पद्मिनी को देखने। वहाँ पर 12 वर्ष तक ये योगी के वेश में रहे, ठीक है। 12 वर्ष तक साधु सन्यासी बनकर इधर उधर पद्मिनी को देखने की चाह और उनसे बात करने की चाह को लेकर ये भटकते रहे। बाद में राजा गंधर्व सेन को ये बात पता चली कि चित्तौड़ के महाराजा इस उद्देश्य से यहाँ हैं, मेरी पुत्री से विवाह करने के या मेरी पुत्री से प्रेमवश यहाँ हैं। तो उन्होंने इनको बुलाया और दोनों का विवाह करा दिया, ठीक है। तो दोनों का विवाह हो जाता है, पद्मिनी और रतन सिंह जी का। अब विवाह होने के बाद में दोनों आ जाते हैं कहाँ, बैक टू चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ वापस आ जाते हैं, ठीक है। राजकाज चल रहा है। उसी समय दरबार में कुछ समय बाद एक व्यक्ति की एंट्री होती है, यानी एक व्यक्ति दरबारी बनकर आता है जिसका नाम है राघव चेतन। तो रावल रतन सिंह इनको दरबारी बना देते हैं। विद्वान आदमी थे
योग्य आदमी थे। लेकिन इसके अंदर एक खामी बताई गई है, मलिक मोहम्मद जायसी ने ये लिखा है कि वो व्यक्ति तांत्रिक था। और रावल को ये बात, यानी रतन सिंह जी को ये बात बहुत बाद में पता चली। तो जब रावल को ये पता चला कि ये व्यक्ति तांत्रिक है, कौन, राघव चेतन, तो रावल ने इसको दरबार से बाहर निकाल दिया इंसल्ट करके, यानी गेट आउट, ठीक है, मेरे घर से निकलो आप बाहर, मेरे राज्य से बाहर निकलो। तो राघव चेतन की यहाँ से एग्जिट हो गया, वो यहाँ से बाहर निकल गया। अब अपमानित आदमी कहाँ जाएगा? शत्रु के पास। तो रावल रतन सिंह से बदला लेने के लिए राघव चेतन कहाँ चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया, ठीक है, अलाउद्दीन के पास चला गया। और अलाउद्दीन के पास जाकर उसने अपना दिमाग लगाया और वो चाहता था कि मेरे अपमान का बदला भी पूरा हो जाए और रतन सिंह की पूरी जो इज्जत है वो खाक में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए। तो उसने पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया। भाई दूर चित्तौड़गढ़ राज्य में, चित्तौड़गढ़ देश में एक बहुत सुंदर महारानी है राजा की, तो आप उसे अपने हरम में लाएं। तो उसकी कहानी सुनकर, उसकी बातें सुनकर अलाउद्दीन ने पद्मिनी को हरम में लाने की सोची। भाई मैं अपने हरम दल में पद्मिनी को लाऊंगा, और वो चित्तौड़गढ़ की तरफ कूच कर देता है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के कुछ कारण। एक तो उसकी साम्राज्यवादी नीति, एक चित्तौड़गढ़ की व्यापारिक मैथा, और एक था पद्मिनी को प्राप्त करना। पद्मिनी की कहानी हमने देख ली है। अब बात करते हैं आक्रमण की। होता यूँ है, ये आपको कारण बताए जा चुके हैं, तो अब आक्रमण ही समझाएंगे आपको। भाई ये आक्रमण कैसे होता है? तो होता ऐसे है, कैसे होता है? ऐसे होता है कि सोमवार को 28 जनवरी 1303 अलाउद्दीन खिलजी सेना के साथ दिल्ली से रवाना होता है, ठीक है। दिल्ली के बाद में ये बयाना आते हैं, बयाना को जीत लेता है। उसके बाद में रणथंबोर को जीत लेता है, और वहाँ से होता है बूंदी पहुँचता है। बूंदी के बाद में ये चित्तौड़गढ़ एंट्री करता है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ पर यह होता है कि ये गंभीरी और बेड़च नदियाँ हैं, ये चित्तौड़गढ़ में ही बहती है। तो इन दोनों नदियों की तलहटी में, यानी दोनों नदियों की तलहटी के क्षेत्र में ये अपने शिविर को क्या कर लेता है? शिविर को रोक देता है, यानी वहां पर अपनी सेना का पड़ाव डालता है। देखो अब इस युद्ध में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। आपको पता है अमीर खुसरो एक विद्वान कवि और लेखक हुए हैं, अनेक रचनाएं उन्होंने लिखी है। तो उसने अपनी एक पुस्तक खजाइन उल फुतूह, उसमें इस बात का वर्णन किया। देखो ये वर्णन सुन लो, क्योंकि उसको यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है, छोटा सा वर्णन है। होता यूँ है कि खुसरो लिखता है कि चित्तौड़ का राणा सारे हिंदू राजाओं में श्रेष्ठ था, ठीक है, और हिंदुओं के सब शासक उसकी श्रेष्ठता को मानते थे। तो राणा ने क्या किया? रक्षात्मक पद्धति से सुल्तान का सामना करने की सोची, यानी अलाउद्दीन खिलजी का सामना करने की सोची। होता यूँ है कि रावल रतन सिंह ने तलहटी की जितनी भी जनता थी उसको दुर्ग के अंदर बुला लिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, और दुर्ग के द्वारों को बंद करवा दिया, ठीक है, पूरी राशन सामग्री लेकर। तो इधर से अलाउद्दीन खिलजी शुरू होता है और उसने दुर्ग के बाएं पक्ष को घेरना शुरू कर दिया, और ये घेराबंदी करीबन 2 महीने तक चली। कितने महीने तक? 2 महीने तक ये घेराबंदी चली। तो राजपूतों ने दुर्ग से कोई कार्रवाई नहीं की, राजपूत वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहे। तब विवश होकर, यानी परेशान होकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मजनिक, जो पत्थर तोड़ने के उपकरण होते हैं, तो मजनिकों से दुर्ग की दीवारों को तोड़ने का आदेश दिया। तो अब राजपूतों के सामने भी प्रतिरोध करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अतः उन्होंने भी रक्षात्मक नीति से युद्ध करते हुए दुर्ग से आग, पत्थर, तीर आदि की बौछारें शुरू कर दी। अब होता यूँ है कि राजपूत योद्धा इतने अधिक सक्रिय थे, इतने अधिक एक्टिव रहते थे कि दिन में तो वो युद्ध करते थे और रात में जो क्षतिग्रस्त दीवारें होती थी उनकी मरम्मत करते थे। तो ये कोई 4-5 महीने तक निरंतर प्रतिरक्षा और प्रतिरोध की ये भावना चलती रही, और धीरे धीरे होने यूँ लगा कि दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव होने लगा, ठीक है। अब राशन पानी कम पड़ने लगे, तो राजपूतों ने फाइनली ये डिसीजन लिया, भाई अब खुला युद्ध करना ही अधिक श्रेयस्कर होगा, अब अधिक श्रेष्ठ यही होगा कि खुला युद्ध लड़ा जाए। तो जैसा कि राजपूती परंपरा थी उसके अनुसार उन्होंने अंतिम युद्ध से पूर्व पद्मिनी के साथ हजारों राजपूत
ललनाओं ने, हजारों राजपूत महिलाओं ने, जिनमें उस क्षेत्र में रहने वाली सभी महिलाएं, ठीक है, तो उन सब ने एक साथ जौहर किया और धधकती ज्वाला में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा की। ठीक है भाई, ये हमारे पूर्वज हैं और हमारा इनको हमेशा प्रणाम रहेगा। और उसके बाद में क्या किया, जितने भी रावल रतन सिंह जी की सेना में जितने भी सैनिक थे, उन सब ने केसरिया वस्त्र पहना और दुर्ग के फाटक खोल दिए और अब होता है युद्ध। ये युद्ध ऐसा हुआ कि आज तक इतिहास में आज तक हम रावल रतन सिंह का नाम जब भी आता है तो माता पद्मिनी का नाम भी हमारे मुख के सम्मुख या हमारे कानों के सम्मुख ऑटोमेटिक स्वतः ही याद आ जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी का चेहरा भी हमें दिख ही जाता है। तो ये युद्ध होता है और इस युद्ध में रतन सिंह और जो रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल, ये पद्मिनी के पीहर पक्ष के थे, पद्मिनी के चाचा जी थे एक तो, ठीक है। तो गोरा और बादल यानी चाचा जी और उनका बेटा भतीजा, तो गोरा और बादल दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और ये कहलाता है चित्तौड़गढ़ का पहला साखा। ये सोमवार को हुआ था, 26 अगस्त 1303 की ये घटना है। और मैंने आपको जैसा बताया कि 1600 छत्राणियों के साथ रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, अपने सतीत्व की रक्षा की थी। तो हम यूँ नहीं कह सकते कि ऐसा करना कोई भयता का प्रतीक है या कोई डरने का प्रतीक है, बल्कि रक्षा करने में अगर आपको अपनी जान भी देनी पड़े और उसके बाद में भी आप अपने सतीत्व की रक्षा ना कर पाएँ तो ऐसा कतई उचित नहीं लगता है। लेकिन वाकई हम सम्मान करते हैं इस भावनाओं का, और ये प्रथा बेशक अंग्रेजों ने बंद कर दी हो, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि ये कोई गलत कृत्य उनके द्वारा किया गया था। तो हम सबको इस घटनाओं का सम्मान करना चाहिए और हमें कभी भी ऐसी कोई तीखा टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति की भावना को आहत पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अमित खुसरो इस घटना का वर्णन किस ग्रंथ में करता है? खजाइन उल फुतूह है, इस ग्रंथ में ये वर्णन करता है। अभी थोड़े दिन पहले सेकंड ग्रेड की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं ये पद्मावत की जो कहानी है मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखी है, ये कितनी सही है। देखो वैसे तो ये झूठी है, ऐसा कुछ था नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो घटना सही है, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानता है खुद अबुल फजल, ऐसा मानता है फरिश्ता, ऐसा मानता है हाजी उद्दवीर, ऐसा मानता है, यानी तीनों मुस्लिम इतिहासकार ये ऐसा मानते हैं। कर्नल टोड ऐसा मानते हैं, जो हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाते हैं। मनुची इतिहासकार हुए हैं, ये अंग्रेजी ज़माने में आए थे, अंग्रेज़ों के काल में, तो ये भी ऐसा मानते हैं। मूणोत नैणसी भी ऐसा मानते हैं, बताओ आप। डॉक्टर दशरथ शर्मा ऐसा मानते हैं और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ऐसा मानते हैं। ये दोनों विद्वान राजस्थान इतिहास लेखन में बहुत प्रसिद्ध हैं और इनकी रचनाएं बड़े चाव से पढ़ी जाती है, तो ये दोनों भी ऐसा मानते हैं। लेकिन कौन कौन है जो ये नहीं मानते कि ये घटना सही नहीं है? तो ऐसा मानने वालों में है सूर्यमल्ल मिश्रण, डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा, के.एस. लाल, कानून गो, बनारसी प्रसाद और अमीर खुसरो। अब बताओ, अमीर खुसरो जो स्वयं उस युद्ध में उपस्थित था, उसने सारी युद्ध का वर्णन किया है और अपनी आंखों से देखा युद्ध को, ठीक है, लेकिन उसने इस घटना का वर्णन नहीं किया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब अमीर खुसरो ने ही अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस बात का वर्णन नहीं किया, जिसे तारीख़ अलाई भी कहते हैं, तो इस ग्रंथ में वर्णन नहीं किया, तो हम कैसे मान लें कि ये घटना सही थी? अच्छा, और तो और आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ। खुद इस घटना के जो रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वो खुद इस घटना को ऐतिहासिक न बताकर एक दृष्टांत के रूप में लिखते हैं, यानी एक रूपक के रूप में लिखते हैं। और इस कहानी में वो कहते हैं कि मैं इसमें चित्तौड़गढ़ को शरीर मानता हूँ, रतन सिंह को मैं मन कहता हूँ, पद्मिनी जी को मैं बुद्धि का प्रतीक मानता हूँ, और जो सिंगल द्वीप है उसको मैं हृदय का प्रतीक मानता हूँ, और तोता है उसको मैं मार्गदर्शक गुरु का प्रतीक मानता हूँ, और जो राघव चेतन था उसको मैं शैतान का प्रतीक मानता हूँ, और अलाउद्दीन को मैं काव्य माया का प्रतीक मानता हूँ, और नागमती को मैं संसार के काम का प्रतीक मानता हूँ। तो आप सब इस कहानी को ऐसे ही इसी दृष्टिकोण से समझे, ऐसा उनका निवेदन भी है मलिक मोहम्मद जायसी का। तो इसलिए हम कतई ये नहीं कह सकते कि ये कहानी सत्य थी। सत्य जो था वो मैंने आपको बता दिया है।
अब आगे चलते हैं, युद्ध के बाद क्या होता है। देखो आपको बता दिया 26 अगस्त 1303 सोमवार का दिन, और चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, और रावल रतन सिंह अपने योद्धाओं के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और पद्मिनी जी जौहर प्राप्त हो जाती है, यानी जौहर कर लेती हैं और अपने सतीत्व की रक्षा करती हैं। अब आगे युद्ध के बाद अलाउद्दीन की जीत हो जाती है और चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। देखो अमीर खुसरो अपने ग्रंथ में लिखता है कि युद्ध के बाद एक दिन में, यानी 26 अगस्त वाले दिन की बात बता रहे हैं, 26 अगस्त 1303, हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे लिए वो एक काला दिन था कि एक दिन में 30,000 हिंदू सूखी घास की तरह काट डाले गए। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये अमीर खुसरो लिखते हैं ऐसा। और उसके बाद होता क्या है कि अब चित्तौड़ की जो सीट है, जो चित्तौड़ के राजा की जो सीट है, रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर अधिकार करके इसे अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप देता है, और वो 1303 से लेकर 1311 ईस्वी तक इस किले का मुखिया रहता है। न केवल खिज्र खां को वो किला सौंप देता है, उसके सुपुर्द कर देता है, बल्कि चित्तौड़गढ़ का नाम भी बदलकर अपने पुत्र उसी खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम भी खिजराबाद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि खिजराबाद किसका नाम था? तो चित्तौड़गढ़ का नाम था, या अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीत कर उसका नाम क्या कर देता है? तो खिजराबाद कर देता है, और खिज्र खां वहाँ का प्रशासक या शासक नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपको पता है राजपूत बहुत बहादुर कौम है, और राजपूतों ने कहा यहाँ तू कौन? किसके लिए? ये खिज्र खां के लिए, कि जब हमारा राजा मर गया है, चारों तरफ हमारी जनता है, तो तू कौन? और उन्होंने उत्पात मचाने शुरू कर दिए, जगह जगह विद्रोह होने लगे। खिलजी परेशान हो गया और खिलजी ने प्रशासन चेंज कर दिया, यानी खिज्र खां को हटाकर वहां पर मालदेव सोनगरा चौहान की अपॉइंटमेंट कर दी, उसकी नियुक्ति कर दी। ये जो कानड़दे था ना जालोर वाला, उसका भाई था मालदेव सोनगरा, और ये 1311 ईस्वी से लेकर 1326 ईस्वी तक कहाँ? चित्तौड़ का शासक रहता है, एक तरीके से वहाँ का प्रशासक रहता है। उसके बाद की कहानी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी, और वो है महाराणा हम्मीर के बारे में। तब तक के लिए इतना ही साथियों। उम्मीद है आज का ये विवेचन आपको पसंद आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नोट्स लगभग तैयार हो चुके हैं, तो आप सबसे निवेदन है अपने अपने अध्ययन को जारी रखें और इस अध्ययन सामग्री को प्रसारित करने में मेरा सहयोग करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर साथियों आपको आज का भी मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिएगा वीडियो लिंक को, और जो नए साथी हैं उनसे सब्सक्राइब करने का मेरा विनम्र निवेदन है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।